स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वी मेक जीनियस में। जो हमारा पुराना चैनल था हमने उसका नाम बदल दिया है तथा नया नाम रखा है इस चैनल का वी मेक जीनियस में। आज का जो विषय है 10वीं बोर्ड में जो हिंदी का पेपर कैसा आएगा 2021 में, उसके बारे में आप देख सकते हैं। प्रूफ के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पेपर। माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 विषय हिंदी। तो पहला है खंड। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं तथा उसके 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से जो सही आंसर होगा उसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो जारी होता है आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। हमने अपने चैनल पर 10वीं और 12वीं बोर्ड के जितने भी पेपर के वीडियो है सब अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न पेपर। पहला प्रश्न है, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? जो 6 समास होते हैं उनमें से एक समास आपको पढ़ना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से कौन सा समास होगा? मैं सब आपको प्रश्न नहीं बताऊंगा, उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उत्तर वगैरह मैंने बताए तो पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, बेखबर शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी समास वाला प्रश्न है, अर्थात आपको समास तो एकदम रट के ही जाने, जितने भी समास है सब पढ़ लेने। तीसरा प्रश्न है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, उसे द्विगु समास कहते हैं। चौथा है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? आपके पास 4 ऑप्शन है इनमें से। ठीक है, आपको भर देना है, आप समझ जाना। 5वां प्रश्न है, वर्तनी की शब्द दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है प्रदर्शनी, दूसरा है गोपनीय, तीसरा है कनिष्ठ, चौथा है अतिथि। तो इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें से अतिथि सही होगा। छठा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये भी आपको वर्तनी वाला ही एक। तो छठा प्रश्न है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। उज्ज्वल, समर्थ, अनाधिकार, अनुग्रह। तो इसमें सही होगा उज्ज्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? इनमें से जो अशुद्ध है वो बताना है आपको। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है? 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? ये भी अशुद्ध वाला ही है। दो अशुद्ध वाले, 2 शुद्ध वाले। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? 4 ऑप्शन है। तो इसमें ये अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें पूज्य में प में बड़ी मात्रा होगी। 9वां प्रश्न है, कामायनी किस कवि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है? जो कामायनी ग्रंथ है वो किस कवि का है? और अंतिम प्रश्न है इसका 10वां, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अर्थात किस पुस्तक की रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आपको आंसर करना है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये देख सकते हैं आप, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक के सभी प्रश्नों के अंक बार 1-1 है, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक है। प्रश्न संख्या 2 है, सूरदास के प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। सूरदास के मैं बता देता हूँ इसका। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं, उनमें से एक ग्रंथ का नाम लिखना है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। 3 ग्रंथ हैं, जैसे सूर सागर, सूर सारावरी, सूर ऐसे। तो इनमें से, और साहित्य लहरी, इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किन की क्रोधाग्नि बढ़ गई? तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, बहुत
तो इस परशुराम जी की उसी तरह में जो राम ने सिर धनुष तोड़ा था, बाद में जो उनके बीच परशुराम आए थे तब। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती थी? ठीक है, वीडियो को रोक कर भी प्रश्न पढ़ सकते हैं आराम से। सॉरी। प्रश्न संख्या 5 है, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? त्रिपिटक है जिसमें अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक 3 है सम्मिलित। तो ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है। छठा प्रश्न है, ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बतलाया है? लेखक ने ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय बतलाया है? 7वां प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पर आपको एक मुहावरा दिया गया है, बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ बताना है आपको। प्रश्न संख्या 8 है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो आपको पता है लोकोक्ति प्रचलित है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है। दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक है। ठीक है। तो ये क्या है? प्रश्न संख्या 9 है, मृदुल वसंत जीवन के पड़ाव का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वो आपको भर देना है, इसका प्रतीक क्या है? प्रश्न संख्या 10 है, ईर्ष्या की बेटी का नाम है। जो ईर्ष्या किसी मनुष्य का नाम नहीं है। ईर्ष्या जो कुंठा होती है उसकी बेटी का नाम लेखक ने क्या बतलाया है? ठीक है। और इसका अंतिम प्रश्न है 11वां, सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कौन सी है? उस भूमि का आपको जगह का नाम लिखना है यहाँ पर खालिस्तान में। ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। सॉरी। अब है खंड ब, सेक्शन बी। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 8 प्रश्न है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, अभी ना होगा मेरा अंत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। जो कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, इस कविता का जो मूल भाव है वो आपको लिखना है। ठीक है। 13वां प्रश्न है, सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश लिखिए। जो सूरदास पाठ है उसके जो राधा कृष्ण के मध्य वार्तालाप होते हैं आपको बताइए, तो उसका सारांश लिखना है। 14वां प्रश्न है, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली प्रभु कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए आया है और क्यों? ये इस कविता की लाइन है, कविता का नाम है प्रभु। तो ये कह रहा है कि जो प्रभु कविता में ये लाइन है, तो इस लाइन में ये अंशुमाली जो शब्द है ना वो किसके लिए आया हुआ है? तो ये सबको पता है, ये सूर्य के लिए आया है। और क्यों आया है तो ये आप बता देना, ये आपके लिए। 15वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय बताए हैं? कोई 2 उपाय लिखिए। जो रामधारी सिंह जी दिनकर ने ईर्ष्या से बचने के अनेक उपाय दिए थे, उनमें से कोई 2 आपको लिखने हैं। 16वां प्रश्न है, सॉरी, आखिरी चट्टान निबंध का लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर क्यों पहुंचना चाहता था? जो एक निबंध है आखिरी चट्टान, तो उसमें लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर क्यों पहुंचना चाहता था, ये लिखना है आपको। 17वां प्रश्न है, सॉरी 17वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? ईदगाह कहानी का वो कौन सा पात्र है जिसने आपको प्रभावित किया है? 18वां प्रश्न है, बाजी मारना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह आपको मुहावरा दिया गया है, तो इसका आपको अर्थ बताना है तथा वाक्य में भी प्रयोग करना है बाजी मारने मुहावरे का अर्थ। लास्ट प्रश्न है 19वां, डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। ये आपने बहुत बार सुनी भी होगी, डूबते को तिनके का सहारा, तो इसका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। बाद में खंड स,
20% निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो ये आपको पद्यांश दिख रहा है वो अपठित है, मतलब आपको पहले पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसको आपको देख के इसकी नकल मार के ये जो 3 प्रश्न है वो आपको करना है। बस आपको करना क्या है, ये नकल करने मतलब ये पढ़ना है और इनमें से ही प्रश्न है वो आपको सेम टू सेम लिख देने। तो ये आप देख सकते हैं उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक होगा पुष्प की अभिलाषा। ठीक है। रेखा के शब्द इठलाओं का अर्थ, इठलाओं तो सबको पता ही है, इतराना, घमंड करना। उपयुक्त काव्यांश की मूल संवेदना, तो आप ये काव्यांश एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। मैं एक बार इसे बता दें, आप वीडियो को रोक कर देख लेना और मूल काव्यांश आपको, आप समझदार नहीं, मूल काव्यांश अपने आप आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ये आता है, ठीक नहीं, तो इसका 8वां में भी है। 8वां में निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये जो पद्यांश दिया हुआ है आप नीचे देख सकते हैं पद्यांश है, तो इसको पढ़कर आपको दिए गए जो प्रश्न है उत्तर लिखने हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, नकल मारनी है, उत्तर लिख देने। तो ये पद्यांश आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख लेना। तो इसका है क्या है, पहला प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आप देख लेना, मैंने पहले के बता दी सभी, अथवा में जो भी होंगे। अब ब है, कौन सी राह छूती रह जाती है, और तीसरा है कौन सी राह को नहीं माना गया है और क्यों, अर्थात किस राह को नया माना गया तथा क्यों माना गया है। ठीक है। बाद में निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। तो 21वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। जो पाठ था लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसमें जो लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं प्रकट होती है, तो उस विशेषताओं को आपको लिखना है। ये आता है तो बढ़िया है, और ये नहीं आता है तो टेंशन की बात नहीं। अथवा में एक और प्रश्न है, अथवा में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। ठीक है। ओके। तो 22वां प्रश्न क्या है, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। आप तो इसे कोई भी हाल में राइट लगा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, तो बाल मनोविज्ञान को प्रकट करती है, तो इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। आप लिख सकते हैं हामिद के बारे में, हामिद विवेकशील था, बुद्धिमान था, तो उसके आधार पर आप लिख देना एक बार। ये आता है ठीक, ये तो याद कर लेना कोई भी हाल में। और ये आता है ठीक है यहीं, तो इसका ऑप्शन में भी प्रश्न आएगा, द्विवेदी जी ने महिला शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। जो उनके द्वारा लिखित पाठ है उसके आधार पर आप लिखना है, उसने महिला शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है, निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन एवं कृतित्व परिचय दीजिए। ये जो साहित्यकार हैं इनके जीवन पर कृतित्व परिचय देना है, यह आता है ठीक नहीं, तो इस कथवा में भी है, मतलब ये 2 कवि है, इनमें से एक आप जीवन परिचय लिखना है। पहला है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद आता है बढ़िया, नहीं तो अथवा में भी है, अथवा में भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। बाद में आता है खंड द आ गया। प्रश्न संख्या 24 क्या है, आप देख सकते हैं, एक मिनट है, सॉरी। उपयुक्त प्रदर्शित यातायात चिन्हों का सांकेतिक अर्थ बताते हुए इनका विश्लेषण भी कीजिए। जो यहाँ पर आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 चिन्ह हैं, उनको 1 2 3 4 और 5
ये 5 चिन्ह हैं, तो इनका अर्थ बताना है, इनका अर्थ क्या है ये, और इसका विश्लेषण भी करना है। ठीक है, तो ये सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, ये आता है। ठीक, नहीं तो इसके ऑप्शन में भी है, यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है? सही प्रकार से यदि वाहन न चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं व दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालिए। पहला तो आपको बताना है यातायात साधनों के संचालन के नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है। ठीक है, इसके ऑप्शन में भी एक प्रश्न है, सही प्रकार से यदि वाहन न चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं और दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 25वां प्रश्न है, स्वयं को जिलाधीश गया, मतलब गया जो है वहाँ का जिलाधीश मानते हुए अपने जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के आदेश दिए गए हो। स्वयं को जिलाधीश मानना है, बहुत बड़ा पद दे दिया आपको, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। जिलाधीश मानिए और मानते हुए संपूर्ण जो भी आपके ज़िले में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी के प्रिंसिपल को, संस्था प्रधान को एक पत्र लिखिए जिसमें गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के आदेश दिए गए हों। ठीक है, ये आपको एक पत्र लिखना है, ये आता है। ठीक, नहीं तो अथवा में भी एक प्रश्न है, अथवा में है स्वयं को उदयपुर निवासी अर्पिता मानते हुए अपने जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी पत्र लिखिए जिसमें आपके मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों का उल्लेख हो। मतलब स्वयं को उदयपुर निवासी अर्पिता मानना है तथा अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है जिसमें आपके मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा जो, मतलब मोहल्ले में बाहरी लोगों का आवागमन बढ़ गया तथा उनसे आपको खतरा लग रहा है, तो उसके बारे में आपको पत्र लिखना है। खंड यह अंतिम भाग इस प्रश्न पत्र का, प्रश्न संख्या 26वां, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। मतलब आपको ये जो 4 विषय दिए गए हैं इनमें से किसी एक पर एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहला है भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। भारतीय संस्कृति, उसमें पर्यावरण संरक्षण का क्या महत्व है? तो प्रस्तावना, बाद में वृक्ष संरक्षण, नदी पर्वत संरक्षण और उपसंहार। आपको 4 ऑप्शन दिए, देख के इसके आधार पर आपको लिखना है। ये आता है। ठीक, नहीं तो अथवा में दूसरा, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ठीक है, प्रस्तावना, सुरक्षा एवं विकास, सामाजिक समरसता, उपसंहार। ये आता है। ठीक, नहीं तो इसके अथवा में भी एक और प्रश्न है, इंटरनेट वरदान या अभिशाप। इसके ऑप्शन में भी 4 है, मतलब ये तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट वरदान अभिशाप। ये 4 बिंदु दिए गए हैं, इसको देखकर आपको लिखना है। प्रस्तावना, इंटरनेट व दैनिक जीवन। दूसरा, इंटरनेट के विविध क्षेत्र। तीसरा, इंटरनेट के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव तथा उपसंहार। यह आता है। ठीक, नहीं तो अथवा में भी है एक और, टेंशन की बात नहीं है। अथवा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस आने के। ठीक है, इसमें भी बिंदु आपको दिए गए हैं। प्रस्तावना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आवश्यक अवधारणा, लिंगानुपात कम होने का कारण, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय, स्त्री शिक्षा का महत्व, उपाय, उपसंहार। ठीक है, 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जो पद्यांश दिए गए हैं उनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये पठित पद्यांश है। ठीक है, आपके किताब में से ही है। पहला है, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन नहीं जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोरों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राख से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, ये जो कविता आपकी किताब में पढ़ी भी हुई है और इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ये आता है। ठीक, नहीं तो इसके अथवा में भी है, प्रसाद तेरी दया का कितना, ये भी है आपकी किताब में।
और ये भी आता नहीं आता है तो असम में एक और पर्सन है, टेंशन की बात नहीं है कोई भी। उषा की लाली, ठीक है, उषा की लाली जो कविता है, उषा की लाली में अभी से नए गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ता शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया पलक कवि। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप कोई भी हालत में याद कर लेना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न आज का 28वां। निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला ये रहा, मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी ना सही, उस समय स्त्रियों की पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। ठीक है, ये आता है, ठीक नहीं तो इसके अथवा में भी है। दूसरा ये सूर्य वाली कविता हमने पढ़ी हुई है, और ये भी आता है नहीं तो इसके ऑप्शन में और है अथवा। वीडियो ख़त्म करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तथा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। ठीक है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो 3 ऑप्शन है, 3 में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।